स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे 9th क्लास का साइंस चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर है ना। चैप्टर कंप्लीट पढ़ा चुके हैं, पूरा समझा दिए हैं, 2 पार्ट में समझाया है। अगर ना देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, 9th क्लास का साइंस मिल जाएगा, वहाँ पे एक लाइन से आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा पहले चैप्टर जो समझाया वो सब वीडियो को, ताकि क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाए। ठीक है, पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, बस इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर करा दे रहे हैं जल्दी जल्दी। ठीक, समझाने का जितना समझाना था समझा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन है अभ्यास के प्रश्न का पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट किए थे यही तीनों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यही तीनों को तुलना करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बोला है ये तीनों के गुणों का तुलना कीजिए, है ना, गुणों का तुलना कीजिए। तो इसमें क्या बताया था, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश देखते, देखिए खोज कौन क्या है। खैर इसमें खोजकर्ता का नाम नहीं पूछा है, बस इसका गुण लिखना है। ठीक है, लेकिन खोज भी एक बार याद कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज ई गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, तो आवेश लिखना है, इसका गुण में आवेश आएगा। आवेश कितना होता है, तो इसका होता है इलेक्ट्रॉन का -1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम। इसमें कोई चार्ज नहीं होता है ना, न्यूट्रल होता है, आवेश नहीं होता है। तो पहला इसका आवेश इतना होता है, इतना होता है, उसका आवेश नहीं होता है। दूसरा एक गुण इसका द्रव्यमान बताए थे, इसका द्रव्यमान। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 × 10⁻31 kg, 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.673 × 10⁻27 kg। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग सेम होता है, यानी इसमें भी लगभग इतना ही होगा, लगभग बराबर होता है। ठीक है, और क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा, स्थिति मतलब कहाँ रहता है, परमाणु में स्थिति। अगर इसका बात करें कहाँ रहता है, परमाणु के किस भाग में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, है ना। और प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक में, नाभिक में। न्यूट्रॉन कहाँ होता है, तो ये भी नाभिक यानी न्यूक्लियस में होता है। ये सब बताया था ना, बीच में न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है ना, अलग अलग कक्षाओं में। तो ये तीनों का तुलना करना था गुणों का, तो ये इस तरह से टेबल बना करके लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ताकि नोट्स कर सके, या वीडियो रोक कर लिखते चलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है जे टॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं थी। देखिए जे टॉमसन का परमाणु मॉडल, पहला मॉडल इसी का पढ़े थे, इसमें क्या कमियां था तो चैप्टर में भी समझाए थे कि जे टॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया था वो क्या दिया था, जिसको कटा तारबुज मॉडल कहते हैं। यानी वो बोला था कि एक तारबुज को अगर काट देंगे तो तारबुज में जिस तरह लाल वाला भाग होता है जिसको खाते हैं, और उसी के अंदर बीज घुसा हुआ रहता है जिधर जिधर, उसी प्रकार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और जो लाल वाला खाने वाला भाग है उसको उसने धन आवेशित गोला कहा है ना, कि परमाणु में धन आवेशित, परमाणु एक धन आवेशित गोला है। और धन आवेशित कैसा रहता है, जैसे तारबूज का ललका वाला भाग जिसको खाते हैं वो धन आवेश है, और उसी में जैसा बीज उसमें घुसा हुआ रहता है तारबूज में, वैसे ही परमाणु में जो धन आवेशित गोला है उसमें इलेक्ट्रॉन घुसा हुआ रहता है इधर उधर, और वही इलेक्ट्रॉन होता है माइनस में, और वो जो गोला है वो धन आवेशित है यानी प्लस है, तो प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाता है, यानी कोई आवेश नहीं बचता है। ये कहना था जे टॉमसन का। ठीक है, जो कि गलत हो गया है ना। तो क्या सीमाएं है, यानी कि क्या गलती है। ठीक है,
तो लिख लीजिएगा इसको। जे थॉमसन ने परमाणु के एक गोले के रूप में प्रतिपादित किया। परमाणु क्या है, गोला की तरह उसको दिखाया, जिसने प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण धन आवेशित होता है। प्रोटॉन के कारण उसको बोला कि ये धन आवेशित है और उसी में इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर धंसे होते हैं। थॉमसन के पास इसे प्रायोगिक रूप में सिद्ध करने का कोई प्रमाण नहीं था और इस मॉडल द्वारा दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को भी नहीं समझा जा सके। यानी उसका कोई ठोस सिद्ध करने के लिए उसका कोई प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल कोई सही ठोस चीज से वो नहीं दिखा पाए, कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए, सिद्ध नहीं कर पाए सही से, है ना, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है। बाद में चल करके रदरफोर्ड ने इसको सुधारा। तो तीसरा क्वेश्चन है रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं थी? तो रदरफोर्ड ने समझाया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है बिचुआ में होता है, वो बिचुआ वाला का नाभिक बताया, है ना, चैप्टर में समझा चुके हैं सब कुछ को, इसलिए इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी हम पार हो जा रहे हैं, क्वेश्चन को समझा दे रहे सिर्फ, ठीक है। तो उसने कहा था न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस का खोज यानी नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया। लेकिन उसमें बताया था कि इसने भी कुछ गलती किया था। क्या गलती किया था कि उसने इलेक्ट्रॉन को बोल दिया था कि ये जो नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो मान चलिए इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो इस तरह से वो घूमते 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 लास्ट में ये टकरा जाएगा। ये नाभिक यहाँ पे है, ये नाभिक है, तो ये नाभिक में इसका एनर्जी लो होते होते ये टकरा जाएगा। तो ये एक गलती किया था, है ना, इलेक्ट्रॉन को सही से नहीं बताया कि वो कैसा घूमता है। वो खाली बोल दिया गोल घूमता है, तो गोल घूमता है तो इलेक्ट्रॉन में कुछ ऊर्जा होता है और कोई भी चीज़ घूमेगा गति करेगा तो ऊर्जा लॉस होगा। तो इसका ऊर्जा लॉस होते 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 धीरे 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 जाकर के यहाँ टकरा जाएगा नाभिक से। तो ये एक गलती था, है ना। तो इसी को एक बना देना है और स्क्रीन जैसे दिख रहा होगा आप लिख सकते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड ने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन धन आवेशित नाभिक के चारों ओर घूमते हैं या चक्कर लगाते हैं, जो कि चित्र में इस तरह से दिखा देना है, चित्र में दिख रहा है। अतः नाभिक व घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों के अपकेंद्रीकरण बल से संतुलित हो जाता है। परंतु जब आवेशित वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो वह विकिरण उत्सर्जित करती है, यानी ऊर्जा लॉस करती है, जिससे ऊर्जा में हानि होती है। इसके फलस्वरूप तो विकिरण निकलेगा, कोई वस्तु घूम रहा है तो उसमें ऊर्जा लॉस होगा, है ना, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक में जाकर के टकरा जाएगा, है ना, और परमाणु अस्थिर हो जाएगा, यानी परमाणु खत्म हो जाएगा। तो ये इसका गलती था, है ना, लिख लीजिएगा डिटेल से, स्क्रीन में दिख रहा है उससे। उसके बाद एक मॉडल पढ़े थे, इसका गलती को सुधारा किसने, तो बोर ने, है ना, नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने। तो वही चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन में है बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। बोर तो उसने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन बोला ठीक है गोल घूमता है, लेकिन अलग अलग कक्षाओं में उसने बांट दिया, है ना, कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, इसमें अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग प्रकार का अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। और ये कक्षाओं का नाम रख दिया K L M N, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसके लिए एक सूत्र दिया 2n², यानी पहला वाला में 2 1 रखेंगे, नंबर ऑफ सेल, कक्षा जिसको बोलते हैं कक्षा या ऑर्बिटल। तो पहला ऑर्बिटल में कितना रहेगा तो 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 2, यानी पहला में 2 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ, है ना, ये पहला कक्षा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना। फिर दूसरा कक्षा में इसी फॉर्मूला में 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8, तो दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो इस तरह से इसने एक सीक्वेंस वाइज बताया कि ये अलग अलग कक्षाओं में अलग इलेक्ट्रॉन जो है घूमता है, जिससे कि वो उसका ऊर्जा लॉस नहीं होता है। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 गो इलेक्ट्रॉन, फिर 18 गो, इस तरह से अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बोर्स ने किसका, इसका गलती, ये कौन, रदरफोर्ड ने जो किया था, इस गलती को सुधारा था बोर्स ने। तो उसका परमाणु मॉडल लिखना है, तो मेन परमाणु मॉडल उसका यही है कि अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को बांटा, है ना, और ये एक सूत्र दिया, ठीक। तो बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों यानी गलतियों का निवारण करके बोर ने परमाणु का नया मॉडल प्रस्तावित किया। उसकी मुख्य धारणाएं निम्नलिखित है। पहला क्या है, तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर
निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यानी अलग अलग कक्षाओं, निश्चित कक्षा में। एक इलेक्ट्रॉन जब किसी कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उसमें निश्चित ऊर्जा होती है और ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। तो कुछ जो अलग अलग कक्षा है, तो इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एनर्जी इसी घूमने के इतना है, वो मतलब लॉस नहीं होगा, है ना। एक निश्चित ऊर्जा होती है, एक फिक्स ऊर्जा होती है जो कि लॉस नहीं होता है ना। फिर उससे थोड़ा ज़्यादा ऊर्जा वाला यहाँ रहेगा, फिर यहाँ रहेगा, यहाँ, इस तरह से निश्चित ऊर्जा वाला निश्चित कक्षा में रहता है। तीसरा, प्रत्येक कक्ष की अपनी निश्चित ऊर्जा होती है, इसलिए उन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये वाला को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, ठीक है, ऊर्जा स्तर, क्योंकि इसमें एक निश्चित ऊर्जा होता है सब में। इन ऊर्जा स्तरों को KLM इस तरह से नाम रख दिया, KLMN, है ना, या 1 2 3 4 नाम रखा, द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस अध्याय में दिए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। तो अभी तक फिर जितना परमाणु मॉडल बताएं पढ़े हैं, थॉम्सन, ये रदरफोर्ड वाला, और एक ये बोर्स, नील बोर्स, तो तीनों का बोला है तुलना करना, माने तीनों में क्या फर्क है, क्या क्या तीनों बताया, क्या नहीं बताया, है ना। तो तीनों का तुलना, तीनों को तो डिटेल समझा दी है। तो तीनों को एक ही जगह पर एक ही क्वेश्चन में तीनों का पूछ दिया है ना। तो तीनों का टेबल बना लीजिए, एक में जे थॉम्सन, रदरफोर्ड, नील बोर्स, और इसको लिख लीजिएगा, हम दे दे रहे हैं, स्क्रीन में दिख रहा हो, वहाँ से कर लीजिए, ठीक है। 6ठा क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। 18 को तत्व, पहला 18 तत्वों का जो इलेक्ट्रॉन का वितरण, यानी कौन सा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, L M K में कैगो रहेगा, L में कैगो रहेगा, M में कैठो, N में कैठो, तो उसका नियम बोला। तो इसका क्या एक साधारण एक फॉर्मूला दिया है, 2n²। बोरबरी नामक वैज्ञानिक ने, बोरबरी, जिसको बोरबरी नियम कहते हैं ना, बोर और बरी दोनों मिलकर, इसलिए बोरबरी नियम कहते हैं। तो बोरबरी नियम ने 2n² दिया है, जिससे पता चलता है इलेक्ट्रॉन कितना रखेंगे। तो पहला कक्षा का बात करें, पहला कक्षा सिर्फ समझा दे रहे हैं और स्क्रीन में इसका आंसर दे दे रहे हैं, वहाँ से कर लेते चलिए। पहला कक्षा को क्या बोलते हैं, पहला कक्षा मतलब 2n में पहला रखेंगे 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2, 2 1 2। दूसरा कक्षा, दूसरा कक्षा L, तो 2n की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और ये 2, 4 दूनी 8, है ना। तो इस तरह से सबका निकाल सकते हैं। तो ये पहला नियम था, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम, है ना, पहला नियम। दूसरा में बाह्यतम कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। बाहरी कोष में, सबसे बाहर वाला कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना, ये एक नियम था। तीसरा था कि अगला कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं जाएगा जब तक पहला कक्षा में भर ना जाए, है ना। जैसे पहला में K कक्षा है, फिर L है, तो पहले K में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, तब आगे जाएगा। ऐसा नहीं कि पहला वाला भर में नहीं किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भेज दिए दूसरा में, है ना। तो पहला वाला भरेगा तब दूसरा में जाएगा, फिर दूसरा वाला भर जाएगा तो तीसरा में जाएगा, तीसरा भरेगा तब चौथा में जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा 3 नियम था जो कि बहुत बार समझा चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां, सिलिकॉन व ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। संयोजकता भी पढ़ाए हैं। संयोजकता किसको कहते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का बंटवारा होता है उसमें लास्ट सेल, लास्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें 8, लास्ट में अभी क्या देखें कि 8 को होना चाहिए, 8 होना चाहिए ना। तो लास्ट में 8 पुराने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है, तो वही वाला को संयोजकता कहते हैं। और क्या चीज़ देखे थे कि जिसका लास्ट में 1 से लेकर के 4 आ रहा था उसका संयोजकता यही है। लास्ट सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता भी 1 2 3 4 ही होता है। लेकिन जैसे 5 में पहुँचते हैं, जिसका लास्ट वाला सेल में, लास्ट वाला में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका संयोजकता हो जाता है 3। 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका संयोजकता 2, कहा कि 5 6 हो जाता है तो ये देता नहीं, लेता है। 5 है तो 3 को लेगा, 8 हो जाएगा, 6 है तो 2 को लेगा, है ना। मतलब 1 से 4 तक का इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में 1 2 3 4 इतना इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता भी उतने होगा। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। लेकिन जैसे 5 गया वैसे उल्टा हो जाएगा, है ना। 5 में 3, 6 में 2, 7 है तो 1, 8 है तो 0, है ना, 1 नहीं। फिर से आगे होता था 1 2 3, है ना। तो संयोजकता क्या होगा, जिसका
लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 1, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4। लेकिन अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या करेंगे, 8 से घटा देंगे। देखिए 8 में 5 घटाएंगे 3, 8 में 6 घटाएंगे 2, 8 में 7 घटाएंगे 1, 8 में 8 घटाएंगे 0। तो 5 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो 8 से घटा करके संयोजकता निकाल सकते हैं, और 5 से कम इलेक्ट्रॉन है यानी 1 से 4 तक है तो उसको वही उसका संयोजकता हो जाएगा। ठीक है, तो ये संयोजकता पूछा है। तो संयोजकता हो जाएगा किसी तत्व की संयोग करने की क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं। यह उस परमाणु के बाह्यतम कोश यानी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्ञात होता है। यदि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 या उससे कम हो तो संयोजकता बराबर होता है बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, यानी यही वाला जितना है उतने। फिर आगे देखिए, जैसे सिलिकॉन का यहाँ एग्जांपल दिया हुआ, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का लेके चलने वाला है। तो सिलिकॉन आता है 14 नंबर में, तो ये हो गया 2, 8, 10 हुआ, लास्ट में 4, तो सिलिकॉन 4 आया, यानी इसका संयोजकता भी 4 होगा, है ना, संयोजकता 4 हो जाएगा। ठीक, आगे फिर देखिए पूरा डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ। अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये तो हो गया। यदि बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक हो, मतलब 5, 6, 7, 8 हो, तो उसको क्या होता है, देखिए संयोजकता बराबर 8 माइनस बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो 8 माइनस बाह्यतम कोश में अगर 5 है तो 8 माइनस 5 3, 8 माइनस अगर 6 है तो 6 में घटाएंगे 2। ठीक है, इसी तरह इसका एग्जाम्पल ऑक्सीजन जैसे हो जाएगा। ऑक्सीजन के नंबर में आता है 8 नंबर में ना, 8 नंबर में, तो इसका संयोजकता हो जाएगा 2 और 6। तो देखिए 6 है लास्ट में इलेक्ट्रॉन, यानी 4 से ज़्यादा है तो 8 में घटा दीजिए, माने 2 इसका संयोजकता। ठीक है, तो ये तो निकालने का तरीका है, लेकिन साधारण बता दिए हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा वही संयोजकता है ना। तो 4 तक रहेगा तो दे देता है तो संयोजकता होता नहीं। अब 5, 6 गो हो गया, 7, 8 गो, 5 यानी 4 से बड़ा तो वो लेता है। तो 5 से ज़्यादा है तो क्या लेगा, 3 गो, खाए कि 8 को तो करना ही है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया 7वां नंबर क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक। तो ये दूसरा पार्ट में बताए थे इसको, है ना। समस्थानिक का 2 उपयोग भी लिखना है। तो क्या क्या बताना है, परमाणु संख्या एक ठो बताना है। कौन सा क्वेश्चन है, 8वां नंबर। एगो द्रव्यमान संख्या और क्या है, समस्थानिक और संभारिक। ये सबको दूसरा सेकेंड पार्ट में बताएं। ठीक है, चैप्टर में पढ़ाएं उसमें। परमाणु संख्या को एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक नंबर जेड से दिखाते हैं इसको। द्रव्यमान संख्या को मास नंबर यानी ए से दिखाते हैं इसको। समस्थानिक को दिखाते कुछ नहीं, समस्थानिक ही रहता है। समस्थानिक को आइसोबार और इसको आइसोटोप, है ना। तो खैर चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे डिटेल ले जाएंगे, बस इसका आंसर लिख सकते हैं आप कैसे। परमाणु संख्या किसको कहते हैं, तो प्रोटॉनों की संख्या, है ना, प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉन की संख्या, कोई भी तत्व में कितना प्रोटॉन है, जैसे प्रोटॉन है वो परमाणु संख्या भी उसका उतना ही है। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या क्या बोले थे, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। शॉर्ट में इसको लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, NP, और इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, समस्थानिक क्या है, तो जिसका स्थान सेम, स्थान किससे डिसाइड होता है, तो परमाणु संख्या से। जैसे हाइड्रोजन पहला स्थान में यानी परमाणु संख्या 1, हीलियम दूसरा स्थान में रहता है यानी परमाणु संख्या 2। तो स्थान निर्धारित होता है परमाणु संख्या से। तो जिसका स्थान सेम है, सेम मतलब परमाणु संख्या सेम है, 2 इलेक्ट्रॉन जिसका परमाणु संख्या सेम रहेगा, लेकिन उसका द्रव्यमान अलग अलग रहेगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का बताए थे, एक तो हाइड्रोजन ऐसा होता है, एक हाइड्रोजन ऐसा होता है 2-1, एक ठो होता है 3-1, है। 3 समस्थानिक इसका होता है। हमें इसका प्रोटियम, इसका
ड्यूटेरियम, इसका ट्राइटेनियम, है ना। तो पढ़ा चुके हैं सब, लिख लीजिएगा वहाँ से, है ना, या स्क्रीन में दिखा दे रहे हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं। बस थोड़ा सा समझते चलिए, रिवीजन होते चलिएगा। समस्थानिक मतलब स्थान सेम और ऊपर वाला यानी कि द्रव्यमान संख्या अलग अलग। क्लोरीन का भी समस्थानिक होता है, बोले थे क्लोरीन का, एगो क्लोरीन होता है 1735, एक ठो क्लोरीन होता है 1737, है ना। 17 है नंबर क्लोरीन है, लेकिन एगो का द्रव्यमान संख्या 35, एक ठो का 37। और इसका अलग अलग उपयोग बताए थे जैसे यूरेनियम का समस्थानिक का उपयोग करते हैं परमाणु बिजली घर में, परमाणु भट्टी में, है ना। परमाणु बम बनता है, परमाणु ईंधन बनता है वहाँ पे। कैंसर का उपचार के लिए कोबाल्ट का उपयोग करते हैं, कोबाल्ट के समस्थानिक का। और घेंघा का इलाज के लिए उपयोग करते हैं आयोडीन के समस्थानिक, है ना। तो उपयोग 2-3 को लिख लीजिएगा। अच्छा, तो संभारिक समझ लेते हैं। संभारिक इसका उल्टा होता है। संभारिक में क्या बोले थे, ऊपरे वाला सेम रहेगा, माने द्रव्यमान संख्या सेम रहेगा और परमाणु संख्या अलग अलग। समभारिक लिखा हुआ, नाम में से पता चलेगा कि भारिक, भार, है ना, भार सेम यानी वजन सेम और स्थान अलग अलग, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे आर्गन देखे थे 18 नंबर में होता है, जिसका वजन 40 है यानी द्रव्यमान संख्या 40। और एक ठो कैल्शियम होता है 20 नंबर में, लेकिन एकरो होता है 40 है। तो देखिए, एगो 18 में, एक ठो 20 में है, अलग अलग जगह है, लेकिन वजनवा दोनों का सेम है, द्रव्यमान सेम है, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे देखते हैं। देखिए 9 नंबर में बोला है सोडियम प्लस। सोडियम प्लस में के और एल दोनों को बोल रहा है भरा हुआ रहता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, सोडियम का परमाणु परमाणु संख्या 11 यानी 11 नंबर में आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा पहला में 2 यानी के में 2 को चल गया, बचेगा कितना 8, दूसरा में चल जाएगा 8, 2 8 10 हुआ, एक ठो और बच गया, तो अगला वाला में एक ठो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन बोल रहा है Na प्लस में के और एल जो है फुल रहता है, लेकिन Na में खाली देखेंगे तो के एल एम में एक ठो चल जाता है। के और एल तो फुल होता है, उसके बाद एम में भी एक ठो इलेक्ट्रॉन चल जाता है। और इसमें बोला है Na प्लस में के और एल में खाली रहता है इलेक्ट्रॉन, एम में नहीं जाता है। तो ऐसा क्यों होता है उसको बताना है। तो देखिए इसमें प्लस चार्ज लगा हुआ है। प्लस चार्ज कब लगता है, जब इलेक्ट्रॉन को दे देता है ना। प्लस और माइनस बोले था आयन, इसको बोलते हैं, इसको धन आयन। प्लस रहे तो धन आयन और माइनस रहे तो ऋण आयन। तो ये कब लगता है, प्लस लगता है जब इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, कोई इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे रहा है, दान दे दे रहा है, तो उसका ऊपर प्लस चार्ज लग जाता है। और जो ले रहा है उसमें माइनस माने भीख मंगा ले रहा है ना, भीख मंगा है, ले रहा है मतलब माइनस चल रहा है, माने भीख मंगा है, ठीक है। तो Na प्लस यानी एगो इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा वाला हम बताए भी थे कि एगो इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या करता है, 8 को पूरा होना चाहिए लास्ट सेल में, तो जब में 1 है तो 7 को तो कोई देगा नहीं, तो इससे अच्छा एगो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है जो सामने वाला जिसको जरूरत है ना। तो एगो दे देगा, तो इसीलिए ये हो जाएगा Na प्लस। तो Na प्लस होगा तो 2 8 बचेगा, एगो तो चल गया, तो के में 2 गो, एल में 8। तो के और एल पूरा तरह से भर गया, बाकी एक ठो इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था वो किसी को दे दिया। तो समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एगो इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसीलिए दोनों में बचा, यहाँ वाला खत्म हो गया, ठीक। प्लस लगा है मतलब दे दिया। अवश्य 10 नंबर देखते हैं। ब्रोमीन 35 नंबर में 79 होता है, इसका परसेंट दिया हुआ है 49.7%। तथा एक ठो और ब्रोमीन है 35 में आएगा, कहे कि ब्रोमीन है 81, इसका द्रव्यमान संख्या 50.3% इसका दिया हुआ है के रूप में है। तो ब्रोमीन परमाणु की औसत द्रव्यमान की गणना कीजिए। ब्रोमीन परमाणु की औसत द्रव्यमान निकालने वाला है, ठीक है। औसत द्रव्यमान देखिए ध्यान से देखिएगा, ब्रोमीन परमाणु यानी एगो ब्रोमीन का समस्थानिक है जो 49% ये वाला है, 79 वाला, और 81 वाला 50 इतना % है। तो इसका एवरेज बताना है, एवरेज परमाणु Br का एवरेज द्रव्यमान यानी Br टोटली Br का एवरेज द्रव्यमान कितना होगा। तो ये इतना % है, तो इसका द्रव्यमान निकालेंगे और इसका द्रव्यमान दोनों को जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा एवरेज द्रव्यमान। तो देखिए क्या होगा, 79 द्रव्यमान जिसका है 79 वाला 49% है, तो 79 का 49.7% में जोड़ देंगे कितना, ये 81 वाला का 81 का
कितना परसेंट, 5.3%। ठीक है, यहाँ का ही लिखते हैं अभी, अवश्य बस जोड़ देना है। देखिए ध्यान से, मैथ वाला हो गया परसेंट वाला। 79 का मान्य गुना 49.7%, मान्य होता है नीचे 100, परसेंट हटाते थे नीचे 100। फिर इसमें जोड़ना है 81 का मान्य गुना 50.3/% हटाते x लगा दिए, 100 ना 100। ठीक, अब इसको काट पीट के जोड़ देना है। तो कैसे जोड़े रहो भाई, इतना खतरनाक, काट पीट के जोड़ लीजिएगा कि जोड़ दे। चलिए हम लगभग में जोड़ दे रहे हैं। पॉइंट लगा देते हैं, 2 जीरो है तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, गुना कर लीजिएगा, गुना करने से आएगा, ये दोनों गुना कर देना है, 3 9 2 6 3, इतना आएगा गुना करने से। ठीक है, और एक अंक बाद पॉइंट है नीचे 100, प्लस ये दोनों को गुना करिएगा तो आएगा 40 7 4 3, एक अंक बाद पॉइंट है और नीचे है 100। अब 100 यानी 2 अंक बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट बाद जो है 2 अंक घसक जाएगा यहाँ। ये मैथ वाला चीज़ है, इसको दिमाग नहीं खराब करिएगा, गुना उना जैसा जानते हो वैसा कर लीजिएगा। मैथ में सिखाएंगे ये सब गुना हुआ, जोड़ है उसके बाद तो जोड़ने आवे करता होगा। 4 में 3 7 हो जाएगा, 6 में 3 9 हो जाएगा, 7 में 2 9 हो जाएगा, फिर पॉइंट 9 में 0 9 3 4 7, तो इतना हो जाएगा उसका द्रव्यमान 79.997, यानी लगभग 80 यूनिफाइड मास। यू मतलब यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट पढ़े थे, यू उसका यूनिट होता है, तो इतना यू हो जाएगा लगभग। ठीक, 80। तो इस तरह से निकाल सकते हैं आप, है ना। औसत निकालना है ब्रोमीन का, जो कि ब्रोमीन 79 वाला का इतना है और 81 वाला का इतना परसेंट है। दोनों परसेंट बस दोनों को जोड़ देना है, उसका इतना परसेंट उसका इतना परसेंट जोड़, तो टोटल उसका निकल जाएगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11 नंबर है, एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान, देखिए एक तत्व X है, कोई भी तत्व हो सकता है, परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ 16.2 U। तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक X 8 16 और X 8 18 का प्रतिशत, देखिए प्रतिशत निकालना है इसका भी, इसका पर प्रतिशत उसमें इससे पहले वाला में दिया हुआ था, ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत उसमें दिया हुआ था, किसमें, ब्रोमीन वाला प्रतिशत दिया था, इसमें प्रतिशत निकालना है। एक्स कोई तत्व बोल दिया है, कोई भी हो सकता है जिसका परमाणु द्रव्यमान इतना है, एगो 8 16 है, 8 18, तो 8 नंबर में ऑक्सीजन आता है, तो ये ऑक्सीजन का देवल है ना, तो ऑक्सीजन ने लिख करके एक्स लिख दिया है, कोई तत्व बोल दिया है। तो ये कोई तत्व कौन तत्व पता चलिए, कहा कि 8 निकल है, तो 8 नंबर में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होगा, है ना। तो इसका प्रतिशत यानी वही ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है, इसमें कितना परसेंट उसमें कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो अभी जो फार्मूला लिखा है उसी से काम चल जाएगा। देखिए मान लेंगे पहले इसका, माना प्रतिशत नहीं दिया हुआ, तो मान लीजिए माना X 8 16 का प्रतिशत बराबर X%, ई वाला को X% मान लीजिए। ठीक, तो इसका प्रतिशत कितना होगा, तो X 8 18 का प्रतिशत कितना हो जाएगा, देखिए प्रतिशत टोटल कितना 100% होता है, 100, तो ये वाला x है तो दूसरा वाला हो जाएगा 100 माइनस x%, कहा कि दोनों जोड़ के 100 होना चाहिए, तो ये x है तो ये 100 माइनस x, कैसे, तो देखिए मान चलिए ये x माने तो वो अगर 40 है तो दूसरा कितना होगा 100 माइनस 40 बनेगा 60 होगा, तब है ना 60 40 100 होगा, तो इसीलिए 100 से माइनस कर दिए। ठीक, तो हो जाएगा दूसरा का प्रतिशत मान लिए हैं अभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है, परमाणु द्रव्यमान, और अभी बताए थे परमाणु द्रव्यमान कैसे, औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना था, है ना, तो औसत लिखने की जरूरत नहीं, परमाणु द्रव्यमान नहीं निकालते। परमाणु द्रव्यमान बराबर बोले थे क्या, इसका इतना परसेंट है, तो दोनों को बस जोड़ देंगे, इसका जितना परसेंट है इसका जितना परसेंट, दोनों को जोड़ देंगे तो परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। देखिए 16 वाला का 16 का X% माने तो X% प्लस ये 18 का 100 माइनस X%। ठीक, अब देखिए परमाणु द्रव्यमान हमको दिया हुआ है, ये क्या परमाणु द्रव्यमान ना है,
परमाणु द्रव्यमान दिया होता है, एक्स का परमाणु द्रव्यमान, तो द्रव्यमान हो गया 16.2। अब देख 16 का माने गुना एक्स पता नहीं, परसेंट माने 100 प्लस 18 का माने गुना 100 माइनस एक्स बटा 100। ठीक, अब इसको गुना करते हैं, 16 और 100, 16x बटा 100 प्लस 18 और 100 गुना हुआ था 1800, फिर प्लस माइनस माइनस 18 और x गुना हुआ था 18x, फिर नीचे 100। अभी भिन्न जोड़ हो गया, भिन्न में है ना, इधर है 16, तो भिन्न में क्या होता है, हर वाला बराबर है तो हर वाला को लिख देंगे और ऊपर जैसा है वैसे जोड़ देंगे। तो 16x में 18x घटा देते हैं डायरेक्ट ना, ये वाला नहीं घटेगा तो इसको लिख दीजिए 1800, बड़ा माइनस है तो माइनस 18 को x में 16 को x घटेगा तो 2x, ये 100 गुना में है तो इधर आ जाएगा, इधर भाग में है तो इधर आके गुना हो जाएगा। देखिए 16.2 गुना 100 बराबर उधर बच गया 1800 माइनस 2x, 1800 माइनस 2x। हाँ गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 162, 2 जीरो और फिर एक अंक बाद पॉइंट, तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं, हट जाएगा वो। और ये वाला प्लस में तो इधर आकर हो जाएगा माइनस 1800 बराबर इधर बचिए माइनस 2x, घटाए 1800 में 1620 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1620 घटाएंगे 1800, 180 है, हाँ 180। अरे 2 गुना में बड़ा माइनस, देखिए माइनस बड़ा में 1800 बड़ा है तो इसमें माइनस लगेगा, माइनस 2 गुना में तो इधर आकर माइनस 2 भाग, माइनस माइनस काटा 2 9 18 2 0 0, तो कितना आ गया x बराबर 90%। बस प्रतिशत छोड़िए, x बराबर 90 आ गया। अब देख इसका प्रतिशत हम x प्रतिशत मानेंगे, 90% हो गया, और ये वाला का कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, यानी 100 माइनस 90 तो 10%। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसीलिए x 8 16 का प्रतिशत बराबर 90% और x 8 18 का प्रतिशत बराबर 100 माइनस 90 यानी 10%। ठीक, तो ये वाला 90% होगा, ये वाला 10%, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब मैथ वाला है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यदि तत्व का z 3 है तो उस तत्व की संयोजकता क्या होगी, उस तत्व का नाम भी लिखिए। चलिए संयोजकता सब आप संयोजकता में क्वेश्चन कराए थे, द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या वो सब दिया हुआ रहता है, तो उससे कैसे क्या क्या निकल सकता है सब बताए थे। तो इसमें एक तत्व में z दिया हुआ है 3, तो इसका संयोजकता बताना है। संयोजकता और तत्व का नाम भी लिखना है, नाम है ना, तत्व का नाम भी संयोजकता है। देख Z3, Z माने क्या होता है परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या 3 है तो संयोजकता इसका क्या हो जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहला वाला में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा पहला कक्षा में, और 3 माने अगला में 1, तो 1 है माने इसका संयोजकता भी 1 ही होगा, कहे कि 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 8 को पुराना रहता है तो 8 को तो इसका नहीं ना पूरेगा, कैसे पूरेगा, 7 को कौन देगा, नहीं देगा कोई, तो ये अपने वाला दे देगा, संयोजकता 1 हो गया। अरे 3 है तो तीसरा नंबर में कौन आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो तत्व का नाम भी लिखना था, तो लिथियम होता है Li से लिखते हैं, ठीक है Li से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजकता नाम लिथियम। 13 नंबर देख क्वेश्चन है, 2 परमाणु स्पीसीज के केंद्रकों का संगठक नीचे दिया हुआ है, प्रोटॉन दिया हुआ है, देखिए प्रोटॉन दिया हुआ है 16x 6y, x y का है को दिया है, न्यूट्रॉन दिया हुआ है 6x 8y, तो x और y की द्रव्यमान संख्या क्या, द्रव्यमान संख्या हाँ ज्ञात कीजिए। इन दोनों स्पीसीज का क्या संबंध है, देख प्रोटॉन दिया हुआ है x में 8 गो 6 गो, y में 6 गो,
यहाँ न्यूट्रॉन दिया हुआ है x में 6 गो, y में 8 गो। तो इसमें क्या चीज़ बोला है, द्रव्यमान संख्या x और y का द्रव्यमान द्रव्यमान संख्या निकालना है। तो द्रव्यमान संख्या बोलते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बीच में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं तो उसी को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो देख प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देवल है, x का 6, x का 6, y का 6, y का 8 है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों देवल है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यही प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं तो आ जाता है द्रव्यमान संख्या। तो पहले x का निकालेंगे, ठीक है। तो x का द्रव्यमान नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जोड़ देते हैं बस। तो जोड़िए ना, x में 6 गो है, फिर y इसमें भी 6 गो है, मतलब न्यूट्रॉन भी 6 है, प्रोटॉन भी 6, तो 6 6 12 हो गया। y वाला का कितना होगा, यहाँ लिख लीजिएगा, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख लीजिएगा x का द्रव्यमान बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। उसी तरह y का द्रव्यमान बराबर न्यूट्रॉन संख्या प्रोटॉन संख्या, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर, देखिए y वाला में 6 प्लस 8, तो 6 और 8 कितना होता है, 6 12 13 14, ठीक। प्रोटॉन 6 गो है, x में भी y में भी 6 गो प्रोटॉन। ध्यान से देख, x में 6 गो प्रोटॉन, y में भी 6 गो प्रोटॉन। और प्रोटॉन से क्या होता है, उसका स्थान निर्धारित होता है। स्थान माने दुइयों जो है 6वें नंबर में है, x भी 6 में है, y भी 6 में है, ठीक है। नीचे स्थान को लिखते हैं, यानी परमाणु संख्या दोनों का 6 है। लेकिन देखिए x का द्रव्यमान संख्या जो है, द्रव्यमान संख्या आया 12, यानी द्रव्यमान को ऊपर लिखते हैं तो 12 आया x में, और y का द्रव्यमान संख्या आया 14। तो ध्यान से देखते क्या हो रहा है, 6 6 दियो में है, देख 6 x में भी y में भी 6, माने नीचे वाला दोनों सेम। नीचे वाला क्या कहते हैं, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या सेम, और ऊपर वाला को द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या एक ठो का 12, एक ठो का 14, तो परमाणु संख्या सेम है, माने एक के, और ऊपर वाला अलग अलग, तो उसको क्या कहते हैं, समस्थानी। समस्थानी माने स्थानमा एक है, ऊपरे वाला अलग अलग है, यानी द्रव्यमान अलग है। देख स्थान 6 6 दोनों का, द्रव्यमान संख्या अलग है। तो क्या संबंध बोला ये दोनों में, तो ये दोनों एक दूसरे का समस्थानिक है, दोनों एक ही तत्व का समस्थानिक है, लिखिए, ठीक है, दोनों एक ही तत्व का समस्थानिक है। हाँ, अगला क्वेश्चन सही गलत करना है, तो सही गलत हाँ बोल दे रहे हैं खाली। हाँ देख, पहला है जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियस होते हैं। परमाणु का जो केंद्रक होता है उसमें खाली न्यूक्लियस होता है। कौन बोला, जे टॉमसन ना। जे टॉमसन तो न्यूक्लियस के बारे में कोनो जानबे नहीं करता था, है ना। न्यूक्लियस के बारे में जे टॉमसन कोनो नहीं जानता था, वो खाली बोला था प्रोटॉन प्लस वाला, यानी तारबूज का ललकुआ वाला प्रोटॉन है, और तारबूज का जो बीज रहता है काला काला वो वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जिक्र हुआ था, उसने किया था, न्यूट्रॉन का कभी जिक्र नहीं किया, माने न्यूट्रॉन को नहीं जानता था। न्यूट्रॉन को कौन जानता था, किसने खोज किया था, न्यूट्रॉन बोलते हैं। वो क्या लिखल है, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को कौन खोजा था, रदरफोर्ड, है ना। न्यूक्लियस नाभिक जिसको बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो नाभिक या न्यूक्लियस रहे, न्यूक्लियस दोनों की चीज़ है। तो न्यूक्लियस जे टॉमसन जान करता था, यहाँ बोल दिया है कि उसने प्रस्तावित किया था जे टॉमसन। तो गलत बात बोल दिया तो काट दीजिएगा, मैंने गलत है, फॉल्स है, TF लिखना है, मैंने ट्रू फॉल्स, तो फॉल्स ये है। दूसरा है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करता है। इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिल करके न्यूट्रॉन बनाता है। तो ऐसा होबे नहीं करता, कैसे होगा ऐसा, इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, प्रोटॉन भीतर यहाँ रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। तो ये गलत बात है, ये भी गलत, फॉल्स, इसलिए यह अनावेशित होता है, गलत है ना। तीसरा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना होता है। हाँ पढ़ाए थे हम भी, हैं बताए थे चैप्टर में कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, हम यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना बटा इतना गुना प्रोटॉन होता है, तो सही बात है ना, प्रोटॉन बड़ा होता है। हम उल्टा इसका बताए थे कि प्रोटॉन बोले थे कि 2000 गुना इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये भाग में दे दिया था, घर एक नहीं, देखिए ये भाग में, यानी 1/2000 गुना प्रोटॉन। तो 2000 भाग में इधर आके गुने ना हो जाएगा, है इधर आएगा तो गुना, मान 2000 गुना इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन। तो लगभग 2000 गुना होता है इलेक्ट्रॉन का, कौन सा, प्रोटॉन। तो
प्रोटॉन ज़्यादा वजन होता है। तो ये सही बात है, सही है। आयोडीन की समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है और दवा के रूप में भी होता है। तो ये भी सही है ना, दवा के रूप में होता है आयोडीन का। चल ये सही गलत हो गया। 15 प्रश्न संख्या 15, 16, 17 और 18 में सही के सामने टिकल है, मानी ये सब में भी सही गलत छांटना है, ऑप्शनल वाला है ये, है ना। पहला क्वेश्चन है 15 नंबर, मतलब रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकर्णन प्रयोग किसके खोज के लिए उत्तरदायी था। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल दिया वो अल्फा कण से टकराया था, क्या चीज़ को खोजा था, न्यूक्लियस, है ना। तो न्यूक्लियस है ऑप्शन में। परमाणु केंद्रक लिखा हुआ है, देखिए अलग अलग नाम एक एक चीज का, न्यूक्लियस या परमाणु केंद्रक लिखल है ना, या यही नाभिक, 3 गो नाम है ना। हाँ, परमाणु का केंद्र, परमाणु का केंद्र, तो इसी को नाभिक कहते हैं या न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ नाभिक और न्यूक्लियस ना देकर के दिया हो परमाणु केंद्रक, तो पहला ऑप्शन सही होगा। इलेक्ट्रॉन का तो नहीं है किया था खोज, इलेक्ट्रॉन का कौन किया था, जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज ई गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। तो एक ठो बच गया वही परमाणु केंद्रक पहला, वही रदरफोर्ड होगा। 16 है, एक तत्वों के समस्थानिक में होते हैं, समस्थानिक में क्या होता है, तो परमाणु संख्या सेम होता है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, समभौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण। तो भौतिक रासायनिक से तो पढ़वे नहीं किए, मतलब ही नहीं हमको। तीसरा है न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, हाँ न्यूट्रॉन का अलग होगा। प्रोटॉन सेम होता है, तो ये देवे नहीं किया है। समस्थानिक मतलब क्या होता है, जिसका प्रोटॉन यानी नीचे हल्का वाला सेम हो और न्यूट्रॉन अलग अलग हो सकता है, न्यूट्रॉन अलग अलग। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ न्यूट्रॉन अलग अलग, तो न्यूट्रॉन का होगा अलग अलग, वही आंसर होगा, ठीक है। प्रोटॉन रहता है तो सेम सेम दिया रहता है, यानी प्रोटॉन सेम रहता है तो उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ प्रोटॉन ऑप्शन में नहीं, न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन अलग अलग होगा। क्योंकि न्यूट्रॉन देखिए ना, इसको घटाइए तो इसमें न्यूट्रॉन आ जाएगा 6 गो, और इसमें घटाएंगे तो न्यूट्रॉन 8 गो हो जाएगा, है ना। तो न्यूट्रॉन अलग अलग होगा, तो समस्थानिक है। अगला 17 नंबर है Cl माइनस आयन, Cl माइनस माने क्लोरीन माइनस। माइनस कब लगेगा, एगो इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, भीख मांगा है ना, याद रखिएगा। माइनस माने भीख मांगा, लिया, माइनस है माने एगो लिया, प्लस माने एगो दिया, तो एगो लिया है। तो आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें बोला है। तो क्लोरीन आता है देख 17 नंबर में, खाली क्लोरीन रहेगा, 17 नंबर में क्लोरीन आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10 हुआ और 7, 17 हुआ। तो इसका संयोजकता का 1 होता है, Cl माइनस लगल है, माइनस माने का एगो लिया, तो यहाँ 7 एगो था, ये हो जाएगा कितना 8, ठीक। तो इसका बोला है संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी लास्ट वाला में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 8 गो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। होता 7 गो है, लेकिन माइनस चढ़ा इसलिए एक ठो ले लिया, तो वो 8 गो, तो 8 ऑप्शन सही होगा। 18 नंबर है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन है। सोडियम का चलिए सोडियम सोडियम का नंबर में आता है 11 नंबर में, तो 2, 8, 1, 2, 8, 10 और 11, तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, हाँ। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी नंबर, है ना। देखिए 8, 2, 1 लिखल है, इसको मत लगा दीजिएगा, सोचिएगा एक तो है ना, पहला में 2 गुना रहता है, तब दूसरा में 8 हो जाएगा, फिर तीसरा, पहला भरेगा तब दूसरा तब तीसरा, तो ये सही है, ठीक। मतलब ऑप्शन नंबर डी। चल हो गया ये टिक लगाने वाला। 19 नंबर देखिए, एगो टेबल बना हुआ है, उसमें परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, स्पीसीज माने कौन परमाणु है, तो सबका नाम लिखना है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी करवाए हैं। परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या में यानी परमाणु ये वाला देवल रहे, ऊपर वाला दिया हुआ रहे, तो बाकी निकालने का 4 गो क्वेश्चन निकालने को बताया था, तो वही 4 इसमें पूछा है। तो देख लेते हैं एक बार, एक लाइन से देख रहे हैं। देखिए परमाणु संख्या 9 दिया हुआ है, परमाणु संख्या 9, ध्यान दीजिएगा। कोई तत्व है उसका परमाणु संख्या 9, तो परमाणु संख्या यहाँ लिखते हैं 9 हो गया। द्रव्यमान संख्या यानी ऊपर वाला नहीं दिया हुआ है, ठीक, लेकिन दिया हुआ एक चीज़ है न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ, परमाणु संख्या। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, परमाणु संख्या कौन वाला नंबर को कहते हैं, परमाणु संख्या कौन सा संख्या को कहते हैं, तो बताएं तो परमाणु संख्या जो कहते हैं प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं। जब प्रोटॉन है वही उसका परमाणु संख्या होता है ना, प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। तो परमाणु संख्या 9 है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा 9, ठीक। अब देख परमाणु संख्या 9, तो प्रोटॉन की संख्या तो 9 हो गया। और एक चीज़ बोले थे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होता है, प्रोटॉन 9 हुआ तो इलेक्ट्रॉन वो तो होगा 9 हुआ,
ठीक। और एक चीज़ इसी से देखिए, प्रोटॉन 9, इलेक्ट्रॉन 9, परमाणु संख्या 9, माने 9 नंबर में कौन आएगा, उसका नाम यहाँ स्पीसीज माने तत्व का नाम लिखना था। 9 नंबर में कौन आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। 9 नंबर में फ्लोरीन, तो F से लिखते फ्लोरीन। ठीक, अब बच गया एक, सब निकल गया तो ई काहे को नहीं निकलेगा है। इसका मतलब क्या बोले तो द्रव्यमान संख्या माने कौन सा किसको किसको जोड़ना है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों को जोड़ देंगे। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देख, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन माने बीच वाला, द्रव्यमान मतलब समझ में आता है ना, न्यूक्लियस वाला, तो न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इससे याद रखिएगा। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ने से द्रव्यमान संख्या आएगा। तो न्यूट्रॉन 10 गो, प्रोटॉन 9 गो, तो 10 और 9 19 गो, ये वाला होगा। ठीक, उसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखिए, सब क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी 2 गो दिया हुआ रहे चाहे 1 कोठो दिया हुआ रहे, सब बन जाएगा। ठीक, देखिए दूसरा में यहाँ 16 दिया हुआ है और यहाँ 32 दिया हुआ है। देख, परमाणु संख्या 16 है, द्रव्यमान संख्या 32, बाकी बात कुछ होने दे बोले। तो इतना तो जानेंगे कि परमाणु संख्या 16 यानी प्रोटॉन इसमें 16 गो होगा, अब प्रोटॉन 16 माने इलेक्ट्रॉन वो 16 गो होगा है, और इलेक्ट्रॉन 16 माने 16 नंबर में कौन आता है उसको नाम लिख देंगे वहाँ। लेकिन अब इसको देख लेते हैं, न्यूट्रॉन का एगो होता है, तो क्या बोले थे, ई दोनों को जोड़ने से ई आता है, तो 1 ठो दे बोले 1 ठो नहीं दिया हुआ है, तो घटा देंगे तो नहीं आएगा, तो 32 में 16 घटाएंगे तो 16 ठे होगा है। ये दोनों जोड़ने से ये होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ने से द्रव्यमान संख्या, तो 16 16 32, माने इसमें खाली था 16 भराएगा। ठीक है, और इसमें ये सब खाली था, ये सब खाली, इसमें तो सब है खाली था क्या, ये दिया हुआ था, तो सल्फर होगा है ना। 16 नंबर में कौन आता है, तो सल्फर S। चल अगला क्वेश्चन, पहला वाला खाली है, दूसरा वाला 24 है, तीसरा खाली, ये 12 है, ये खाली है, ये खाली। देख फिर से देखिए, अब दिया प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना है उसी को तो कहते हैं क्या है, परमाणु संख्या। अब प्रोटॉन जाएगो है तैगो रहता है इलेक्ट्रॉन, तो 12 वो हो गया, और ई दोनों जोड़ के 24 होता है, तो ई है ई वाला नहीं है, तो 12 12 24, यहाँ भी 12 है होगा। अब 12 नंबर में कौन आता है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, हाँ मैग्नीशियम, Mg लिख दे रहे हैं, समझ में आएगा ना, मैग्नीशियम। हाँ अगला क्वेश्चन, अगला में पहला खाली है, दूसरा में 1 है, तीसरा में 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है। हाँ प्रोटॉन 1 हो तो सबसे पहले तो परमाणु संख्या 1 हो जाएगा, बाकी सब तो भरा ले है। तो 1 नंबर में कौन आता है, हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन। अच्छा एक ठो और था, अच्छा चलिए इसके बाद देखेंगे। परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 1, न्यूट्रॉन 1, और हाँ परमाणु संख्या 1 है तो हाइड्रोजन होगा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन 0 है। देखिए इलेक्ट्रॉन तो 1 होता है ना हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में माने कहाँ गया, परमाणु संख्या 1, प्रोटॉन 1, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होना चाहिए, दोनों बराबर होता है, लेकिन 1 नहीं है, माने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया होगा, तो दे देने से क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, तो H+ का हो गई है। ठीक, और एक क्वेश्चन इससे पहले था, पहला को खाली है, दूसरा में 2 है, तीसरा खाली है, तीसरा में 1 है, यह खाली खाली। देख द्रव्यमान संख्या देवल है, प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है, ये 2 जोड़ के 2 होता है, तो ये 1 है, तो ये भी 1 होगा। अब ये प्रोटॉन वाला संख्या को ही कहते हैं परमाणु संख्या, तो 1 होगा, और ये इलेक्ट्रॉन 1, तो यहाँ भी 1, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, तो 1 होगा। तो देखिए द्रव्यमान संख्या 2 है, माने द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखाएगा, पहला नंबर में है तो हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन, लेकिन द्रव्यमान संख्या 2 है, तो 2 1, ये दूसरा नंबर वाला हाइड्रोजन है, तो दूसरा नंबर वाला को ड्यूटेरियम कहते हैं, ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन का दूसरा वाला समस्थानिक, ठीक, जिसको ड्यूटेरियम कहते हैं, ड्यूटेरियम। तो 19 को क्वेश्चन था, तो उम्मीद है सब क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और भी बीच बीच में देखिएगा क्वेश्चन बहुत सारा है, लेकिन इतना पूरा चैप्टर एक बार समझा है, फिर इतना 19 को क्वेश्चन समझा है, तो इसी सब को तोड़ फोड़ करके बाकी सब क्वेश्चन है सब बन जाएगा, है ना। तो कोशिश कीजिएगा सब हो जाएगा। अब जितना समझा दी उसी में से सब इधर उधर करके क्वेश्चन घुमा फिरा करके है, यही सब में से क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन क्लियर कर रही है, काफ़ी है, ठीक है। तो मिलते हैं, चलिए
नेक्स्ट चैप्टर लेकर के। ये केमिस्ट्री खत्म हो गया, ठीक है, 4 चैप्टर केमिस्ट्री का था, खत्म हो गया। अब स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर कोशिका देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।